नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। तो आज की इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। सुबह करीब 9:30 बजे ओबामा स्पेशल प्लेन एयरफोर्स 1 से दिल्ली के पालम एयरफोर्स बेस पर स्टेशन पर पहुंचे। ओबामा को रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद वहां पहुंच गए। दोनों नेता गले मिले, गर्मजोशी से हाथ भी मिलाया। ओबामा अपनी पत्नी मिशेल के साथ आज सुबह भारत के 3 दिवसीय दौरे के लिए मैरीलैंड के एंड्रू हवाई अड्डे से रवाना हुए थे और ओबामा अब से थोड़ी देर में राजघाट के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को वो श्रद्धांजलि भी देंगे। मौर्य होटल पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी राजीव रंजन, हैदराबाद हाउस जहां मीटिंग होनी है दोपहर में, वहां मौजूद हैं संजीव त्रिवेदी, जबकि स्टूडियो में कुछ खास मेहमान दिलीप चेरियन इमेज गुरु हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ राजीव नयन हैं, जाने माने एक्सपर्ट हैं सिक्योरिटी मामलात की अगर हम बात करें। दीपक डोभाल अमेरिका से ही आए हुए हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वहां काम करते हैं। हमारे साथ विनोद शर्मा हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, और एसके सरकार जाने माने एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अभी मौर्या पर क्या हो रहा है? संदीप, अभी मौर्या पर आप देखिए, आईटीसी मौर्या, मैं यहाँ से तो तकरीबन 500 मीटर दूर है होटल। यहाँ से अंदाजा ही लगा सकता हूँ क्योंकि किसी को उधर जाने की इजाजत नहीं है। और मौर्या शेरेटन के सामने का जो रोड है, जो 11 मूर्ति से एयरपोर्ट धौला कुआं की तरफ जाता है, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन ये जरूर है कि हर तरफ सुरक्षा का घेरा। ये देखिए, तमाम अमेरिकी स्टाफ को लेकर के गाड़ियां होटल की तरफ जा रही हैं जहां बराक ओबामा है। और इसके अलावा ये सारे इंतजामात, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ओबामा के शेफ भी अमेरिका से ही आए हैं, तो यहाँ पर जो उनके खाने पीने का इंतजाम है और तमाम वो चीजें आप देखिए। ये ट्रक जो है, इसमें एक अमेरिकी स्टाफ का आदमी बैठा हुआ है। इस ट्रक में तमाम वो सामान, जो 1600 अमेरिकी स्टाफ आए हुए हैं यहाँ पर राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा के लिए। आप देखिए, इस ट्रक में ये सामान ले जाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जो कुछ भी खाने का भी इंतजाम होगा वो अमेरिकी स्टाफ के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। और हालांकि पिछली बार जब राष्ट्रपति बराक ओबामा इसी होटल में आए थे, तब उन्होंने भारतीय खाने का स्वाद लिया था। लेकिन इस बार बताया ये जा रहा है, आप देख ही रहे, 2 ट्रक में सामान जा रहा है। ट्रक में सामान भी जा रहा है। नागपुर में लोग ढोल भी बजा रहे हैं। और आपने शेफ्स का जिक्र कर दिया, खाने का जिक्र कर दिया यहाँ पर राजीव। देखिए, ये ढोल की आवाज है, ये सीधे नागपुर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। नागपुर में भी जोश है। किस बात का जोश है ये भी वैसे इनसे पूछना चाहिए। अभी जोश वाली बात क्या है, किस बात के लिए ये ढोल बजाए जा रहे हैं, उनको उम्मीदें क्या हैं? यहाँ उम्मीद एक बड़ा शब्द है राजीव। लेकिन आपने शेफ्स का जो जिक्र किया, आप भी वहां पर सुबह से बैठे हुए हैं, भूख आपको भी लग रही होगी। मैं स्टूडियो में बैठा हूं, नाश्ते में क्या खाने वाले हैं थोड़ा पता लगा आपको? अमेरिकी कुक्स ही बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे क्या? दिस इज इंडियन ढोल पतक, महाराष्ट्रियन ढोल पतक फ्रॉम नागपुर, विच इज देखिए, अब जो भी यहाँ पर तैयारी देखिए, जितने रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर, वो सारे के सारे मेन्यू जो है वो दे दिए गए राष्ट्रपति बराक ओबामा को। अमेरिकी अधिकारियों को पहले बताया गया था कि यहाँ इस तरह के रेस्टोरेंट है और ये खाना हम सर्व कर सकते हैं। जिस तरह की जानकारी होटल के सूत्रों से हमको मिली, सारे अमेरिकी स्टाफ ने ये कहा कि आप अपना मेन्यू हमको दे दीजिए और हम अपना नाश्ता खुद तैयार करेंगे। और राष्ट्रपति ओबामा के पास ये विकल्प होगा कि वो इस होटल का नाश्ता करेंगे या उनके शेफ जो आए हैं जो बनाएंगे वो उनको सर्व किया जाएगा। अब मैं यहाँ पर चर्चा का जो दायरा है थोड़ा उसे बढ़ाता हूँ। आम आदमी की क्या उम्मीदें हैं, क्या फायदा होगा? क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। अमेरिका अपने हितों की बात करने वाला है, हमें अपने हित साधने हैं और अपने हित उन्हें जितना बढ़ा सकें उतने बढ़ाने की कोशिश करनी है। आप पांचों से मेरा सवाल सीधा, दिलीप, आपकी निगाह किस बात पर होगी? क्या टेक अवे आप देखना चाहेंगे इस दौरे के जरिए? देखिए, अमेरिका के साथ अगर हमें कुछ पब्लिक के लिए बेनिफिट होना है तो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट यहां आना होगा। जब तक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट यहां आके काम और यहाँ के इनकम्स को बढ़ाएं,
इंडिया का जो लोकल पॉपुलेशन का बेनिफिट है वो नहीं होगा। पर वो ओबामा तो नहीं कर सकते। ओबामा पर तो प्राइवेट कंपनीज ओबामा कर सकते हैं, क्योंकि ओबामा का जो सिग्नल है और ओबामा के साथ जो बिजनेस के सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं और वहां से जो एमिनेट करते हैं, उनके सिग्नल्स तो यहां से भी जाने होंगे ना, वो यहां की जमीनी हकीकत को भी देख रहे होंगे। मैं देख रहा हूं कि इस वक्त यहां के लोग जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। आगे जाकर दूसरी पॉइंट यह है कि एनर्जी में हमें बहुत जरूरत है इस वक्त, और न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। आपने जो इन्वेस्टमेंट की बात की, मैं थोड़ा सा इसको क्रिस्प रखूंगा। दिलीप, आपने जो बिजनेस की बात की, अब $500 बिलियन, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ये फिगर देखने में बड़ी आकर्षक लगती है, बड़ी अट्रैक्टिव, पर इसमें टाइम फ्रेम भी बहुत जरूरी हो जाता है, और वो दरअसल कितने में तब्दील होता है, क्या इन चीजों को भी हमें गौर करना होगा। ये नहीं तो बड़ी बड़ी फिगर्स हम मीडिया वाले भी बहुत आसानी से इसको उछाल देते हैं। देखिए, हर विजिट पे, हर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस पे लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, पर जो इन्वेस्टमेंट ट्रांसलेट हो जाए, जो जमीन में दिखाई देता है और जहां से जॉब्स आते हैं, वही लोगों के लिए फायदा है। और ये बड़ी बड़ी बातें और जो हिस्ट्रियोनिक्स और फोटो अपॉर्चुनिटी से कोई देश का भला नहीं होता। राजीव, आप किस बात पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं? देखिए, मैं भी निवेश की बात तो करूंगा ही, और इसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी संभावनाएं हैं, जहां की अमेरिका अपने मेक इन इंडिया हो पाएगा कि अमेरिकी कंपनी आ जाए भारत में, बेस बनाए भारत को और यहां पर मैन्युफैक्चर करने लगे? नहीं, ऐसा असंभव भी नहीं है, लेकिन इसे संभव करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। जैसे प्रधानमंत्री ने कई दिनों से बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, अभी उन्होंने बात की ऊर्जा की। अगर आप एनर्जी लाएंगे नहीं तो क्यों आएंगे? उन्हें आप बेसिक उनको नेसेसिटीज पूरा नहीं करते हैं। स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ लॉ है, कुछ अनावश्यक जो कानून यहाँ पर है उससे किस तरह से हम ठीक करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर है, लोकल फैक्टर्स। लॉ एंड ऑर्डर तो प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है, राज्यों के हाथ में है, लेकिन किसी को भी निवेश करना है तो उन राज्यों में जाएंगे। उन राज्यों में लोकल दादा और लोकल लोगों की क्या स्थिति है, इस पर जो आज के दिन में आप रिस्क असेसमेंट, जो रिस्क एनालिसिस का आया है, अगर ध्यान देंगे, कंपनियां ज्यादातर इसी बात पर जोर देती है कि लोकल फैक्टर जो कि इरिटेंट्स होते हैं उसे कैसे लोकल फैक्टर्स को वो किस तरह से देखें। दीपक, वहां पर सेंस क्या है? अमेरिका में आप रहते हैं, वहां से रिपोर्टिंग करते हैं, अमेरिका में सेंस क्या है भारत के जमीनी हकीकत को लेकर? बदलता हुआ भारत है क्या? उम्मीदों का भारत है क्या अमेरिकी निगाह में? क्या अच्छे दिन आ गए हैं भारत में? बात करें बिजनेस कम्युनिटी की, जो कि ज्यादा एक्साइटेड रहती है इस मामले में पूरे में, क्योंकि उनको लगता है कि भारत में एक तरीके का पोटेंशियल है, ये सब लोग कहते हैं, जानते हैं। लेकिन जो आपने बात की कि क्या वो जमीनी हकीकत भारत की जानती हैं, और बिल्कुल जानती है। अगर नहीं जानती होती तो अभी तक यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट हो चुका होता, क्योंकि ओबामा यहाँ आएंगे, इससे सीधा इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली रिलेटेड भी है और नहीं भी है। मैंने पहले जैसे कहा था कि ओबामा किसी कंपनी को नहीं कह सकते कि भाई आप जाके वहां पे लगा दीजिए 2 फैक्ट्री। पब्लिक कॉर्पोरेशन है, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज है, इनके फैसले ऐसे नहीं होते क्योंकि कोई राष्ट्रपति इनको कहता है। अमेरिका का सिस्टम ऐसा काम नहीं करता है। कितने गर्मजोशी से दोनों देशों के अध्यक्ष मिल रहे हैं। बिल्कुल, इससे एक संकेत मिलते हैं, इससे एक मैसेज जाता है दोनों की ब्यूरोक्रेसीज को, दोनों के की इंपॉर्टेंस है दोनों देशों की। लेकिन बात कंपनीज तभी आएंगी जब उनको इंडिया के अंदर एफडीआई करने के लिए उनके पास सिचुएशन अभी भी चाइना बेटर डेस्टिनेशन है, आकर्षक है, बिल्कुल, या चाइना के अगेंस्ट इंडिया को पिट किया जा रहा है एज एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन? नहीं, आप पिट कुछ भी कर ले, लेकिन आप देखिए जब करोड़ों 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 रुपए का इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी करेगी तो उसकी अपनी एक रिसर्च होती है, उसको अपनी उसकी जमीनी हकीकत होती है, वो देखती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिजनेस डिसीजन होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं करती है कंपनीज की स्ट्रैटेजिक रीजन से सोचे इंडिया दोस्त है 2 फैक्ट्रियां इंडिया में लगा दीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो आपको हकीकत जमीनी बदलनी होगी, और एफडीआई अगर आप चाहते हैं तो एफडीआई के लिए आपको कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी, और अगर वो कंडीशंस होंगी तो चाहे ओबामा 10 साल तक कोई प्रेसिडेंट ना आए तब भी वो इन्वेस्टमेंट आएगी। विनोद और सरकार साहब से भी मैं उनकी राय लूंगा, लेकिन पहले आपको हैदराबाद हाउस लिए चलता हूं जहां मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी मौजूद हैं। संजीव, मुझे ये बताइए, एक सबसे बड़ा जो जुआ खेला गया था भारत अमेरिकी रिश्तों को लेकर, और उसके बाद जो हम गाने लगे थे 1 2 3, मैं सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील की बात कर रहा हूं, फ्लैगिंग और ट्रैकिंग का जो मसला है, जहां पेंच अटका हुआ था, पिछले हफ्ते लंदन भी भारत की टीम थी, अमेरिका की टीम थी, क्या वो मसला सुलझता दिखेगा? 2008 में यह करार हुआ था, लेकिन अभी भी यह जमीनी हकीकत में तब्दील नहीं हो पाया है।
जी बिल्कुल, देखिए आपने शुरुआत में ही कहा है कि आखिरकार इस यात्रा से आम आदमी को क्या फायदा होने जा रहा है, और उसी संदर्भ में ये जो सिविल न्यूक्लियर डील है इस पर सबों की निगाहें हैं। आम आदमी को चाहिए बिजली। आप भी आज जानते हैं कि जो एक लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सबों को बिजली पहुंचाना साल 2020 तक, वो तभी संभव है जब उसमें परमाणु ऊर्जा का एक सहयोग हो, एनर्जी मिक्स में परमाणु ऊर्जा आए। लेकिन जैसा कि आपने बात किया लंदन का, लंदन में जो बातचीत हुई है भारत और अमेरिका के ऑफिशियल्स के बीच में, तो कहा उसमें यह गया है कि भाई हमारे संसद के द्वारा पारित किया गया है ये सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल, तो इसमें तो हम बदलाव नहीं ला सकते हैं, लेकिन कोई बीच का रास्ता खोजने की कोशिश है। और उसमें यह कहा जा रहा है कि एक इंश्योरेंस पुल की बात हुई है, एक ऐसा बीमा जो व्यवस्था करेगा कि केवल जो सप्लायर है परमाणु रिएक्टर का वही केवल भुक्तभोगी नहीं होगा, उसे ही हर्जाना नहीं देना होगा अगर दुर्भाग्यवश कोई घटना घट जाती है, बल्कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो ऑपरेटर हो, चाहे वो सरकारें हो, उन सब मिलकर के एक बनाएंगी पुल, इंश्योरेंस पुल, और वो इंश्योरेंस पुल तय करेगा कि अगर भविष्य में दुर्भाग्यवश कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उसमें लायबिलिटी किसकी बनती है। अब ये अपने आप में एक बीच का रास्ता बनाने की कोशिश है। हालांकि इसके बारे में अभी भी अमेरिकी स्केप्टिकल है, क्योंकि कानून तो तय कर ही देता है कि जो सप्लायर है उसे ही देना पड़ेगा सारा हर्जाना, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर इस बीच के रास्ते को मान लिया गया है तो फिर ये यात्रा जो है उसकी सबसे बड़ी टेकअवे हो सकती है ये बात कि सिविल न्यूक्लियर डील पर सफलता होगी और परमाणु आपने लायबिलिटी क्लॉज की बात की, हाउस और जी दो बड़ी कंपनी है, आपने लायबिलिटी क्लॉज की बात की है, साथ में फ्लैगिंग और ट्रैकिंग का जो ये मसला है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स आ गए विनोद, अमेरिका ने हमें दे दिए, फ्यूल सप्लाई सिर्फ अमेरिका ही नहीं उन रिएक्टर्स के लिए और देश भी कर सकते हैं, तो उनको फ्लैग और ट्रैक करने पर जो अड़ा हुआ है अमेरिका, हम कह रहे हैं IAEA की जो गाइडलाइंस हैं अगर हम उन्हें पूरा कर दे तो बात खत्म। आप कौन भाई? अमेरिका कह रहा है कि नहीं हम ट्रैक करेंगे, ये सुलझ जाएगा क्या या सुलझ गया है क्या? नहीं, ये तो सॉवरेनिटी क्वेश्चन है, इतना आसानी से नहीं सुलझेगा, क्योंकि अगर इनके रिएक्टर में हम थर्ड पार्टी से कोई सामान लाके इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर ये उस पर आंख रखना चाहते हैं तो संभव नहीं होगा। तो वो रखना चाहते हैं? हाँ, वो संभव नहीं होगा और मोदी चाहेंगे भी तो बावजूद उनका जो बहुमत है लोकसभा में उसके बावजूद वो अपने ही परिवार में इसको नहीं बेच पाएंगे। लेकिन आपने पहला सवाल उठाया था बिजनेस पर से, ओमनिबस एक सवाल था आपका। देखिए, जहां तक बिजनेस का सवाल है उसमें 2-3 एलिमेंट्स बहुत अहम है। एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एलिमेंट, एक H1B का एलिमेंट, एक टोटलाइजेशन एग्रीमेंट है जिसमें बहुत से हिंदुस्तानियों का पैसा सोशल सर्विस सेक्टर में वहां पर फंसा हुआ है, वो वहां योगदान करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। और एक क्लाइमेट चेंज का साया और क्लाइमेट चेंज का साया। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बार बार हमको बताया जाता है कि हम अपना जो कार्बन एमिशन है उसको कम करें, और हमारा उनसे एक राय इसलिए नहीं है कि हम कहते हैं कि आप हमारी टोटल मत देखिए, आप अपना पर कैपिटा देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए। वो जिस तरह से हम फूड सिक्योरिटी पे बोलते थे उनको कि भैया आपने 80 के दशक से आपने अब दाम तय किए हुए हैं और उसके चलते अगर हम उसको लागू करेंगे तो हमारी फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या होगी। बिल्कुल। तो ये बहुत ही कलिष्ठ मुद्दे हैं, ये बहुत ही उलझे हुए मुद्दे हैं और इनमें मैं नहीं समझता हूं कि इस यात्रा के दौरान कोई बड़ा नतीजा निकलने वाला है, क्योंकि ये जो ओबामा साहब यहाँ आए हैं, जैसे अभी किसी ने कहा कि ये पुश नहीं करते अमेरिकन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को, करते हैं। एनरॉन का हमारे पास एक्सपीरियंस है जहां पर हमको ये बताया गया, जो कंपनी बाद में डूब गई, कि एनरॉन जो है वो अमेरिकन कॉर्पोरेट का एक सिंबल है, जिस तरह से पेप्सी को भी वो सिंबल बताते हैं और कोक को भी बताते हैं। तो जहां वो चाहेंगे वहां वो पुश करेंगे। हमको अपनी मार्केट कैपेसिटी को, उसके साइज को लीवरेज करना है जिस तरह से चाइना करता है, टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, द बेस्ट डील फ्रॉम द अमेरिकन्स। ये नहीं सोचना है कि वो कुछ हमारे पे उद्धार करने आए हैं, कोई नहीं, उनको खुद जरूरत है। आज के दिन ओबामा साहब उतने ही जरूरतमंद हैं जितने कि नरेंद्र मोदी साहब हैं। जरूरतमंद और बराबर तक भी हैं वो। और यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में क्या तैयारियां चल रही हैं, ये थोड़ा सा नजारा मैं दर्शकों को ये भी दिखा दूं, राष्ट्रपति भवन में क्या तैयारियां चल रही हैं, आप अपनी बात लेम तक तो देखिए, वो कह सकते हैं कि 2 बरस रह गए हैं और उनकी पार्टी सत्ते में है, उनके पास बहुमत नहीं है दोनों हाउसेज में, और मुझे लगता है कि हमको इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपनी विश लिस्ट बनानी चाहिए उनके सामने। कहीं ऐसा ना हो कि आज तो वहां करके चले जाएं और कल को जब रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन आए, और मुझे लगता है कि हमको
इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपनी विश लिस्ट बनानी चाहिए उनके सामने। कहीं ऐसा ना हो कि आज तो वहां करके चले जाएं और कल को जब रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन आए, जिसकी संभावना बहुत सख्त है, क्योंकि रिपब्लिकन्स हमारे लिए अच्छे हैं डेमोक्रेट्स के मुकाबले। उनकी तवज्जो ह्यूमन राइट्स पे, एनवायरनमेंट पे बहुत कम होती है, और जिस तरह से हमारी सरकार आज के दिन चल रही है उसको रिपब्लिकन्स बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स पे उतनी तवज्जो नहीं देते, वो एनवायरमेंटल इश्यूज पे इतनी तवज्जो नहीं देते, वो बिजनेस इंटरेस्ट को उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी कि आज की सरकार हमारे यहाँ दे रही है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। ये नजारा मैं आपको राष्ट्रपति भवन का तो दिखा ही रहा हूं, साथ ही साथ आपको बता दूं कि दोपहर करीब 12:30 बजे बराक ओबामा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाएंगे, और राजघाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किस तरह के इंतजाम हैं, जायजा लिया मेरे सहयोगी अमित कुमार ने। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा करीब 12:30 बजे राजघाट आएंगे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। और हम इस वक्त राजघाट पे खड़े हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह के नजारे हैं यहाँ पर। दिल्ली पुलिस के जो कमांडो हैं और दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, पुलिस के तमाम जवानों को ब्रीफ कर रहे हैं कि सुरक्षा के इंतजाम कैसे होंगे, किसको कहाँ रहना है, किस गेट पर और किस जगह पर होना है। थोड़ी देर बाद यही पुलिस चारों तरफ फैल जाएगी और चप्पे चप्पे पे, राजघाट के हर कोने पे, हर जगह पे आपको सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आएगी। और इस दौरान यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, बीएसएफ के कमांडो भी लगाए गए हैं, दिल्ली पुलिस के कमांडो होंगे, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम जवान यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। करीब 200 से 250 है जो जवान यहाँ होंगे। इसके अलावा सादी वर्दी में आईबी और इंटेलिजेंस के लोग होंगे यहाँ पर। यूएस के जो सुरक्षा एजेंसी है, एफबीआई के लोग भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर आएंगे जो अंदर होंगे। तो कुल मिला के सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं बराक ओबामा के लिए। बाकायदा आप कह सकते हैं कि एयरफोर्स 1 जब लैंड करेगा वहां से लेकर मौर्य शेरेटन तक, और मौर्य शेरेटन से लेकर राजघाट तक, और राजघाट के बाद जब वो हैदराबाद हाउस जाएंगे, हर सड़क को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होगी। और अब बराक ओबामा के लिए जमीन से लेकर आसमान तक अभेद किला, सुरक्षा का अभेद किला तैयार किया गया है। हर जगह जो सुरक्षा इंतजाम होंगे वो खास होने वाले हैं, क्योंकि बराक ओबामा स्पेशल हैं और भारत के लिए यहाँ पर 26 जनवरी की परेड के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए पूरी आप कह सकते हैं कि दिल्ली जो है एक तरह से छावनी में तब्दील हो चुकी है। किरण पीएस भंडारी के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली तो छावनी में तब्दील हो गई है। हम चर्चा कर रहे हैं भारत को क्या कुछ मिल सकता है, टेक अवेज क्या हैं, हम इसे जितना सरल कर सकते हैं उतना सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुतेरे मुद्दे हैं, जैसा विनोद शर्मा भी कह रहे थे, बहुत उलझे हुए मुद्दे हैं। अगर हम न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, राजीव भी कुछ कहना चाह रहे हैं, ये आम आदमी को, आपको भी, हमें भी, हम सबको समझना होगा हमारे हित कहां छिपे हुए हैं, हम इन्हें बेहतर कैसे साध सकते हैं। और यहां पर सरकार साहब एक और खास बात यह है कि ये 1 मीटिंग या 2 मीटिंग की बात नहीं है, 8 मीटिंग होंगी, छोटी छोटी मीटिंग्स होंगी, 8 से ज्यादा भी मुलाकातें हो सकती हैं, डायरेक्ट इंटरफेस हमारे प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रपति का। क्या इससे भी बात ज्यादा बेहतर बनती दिख सकती है कि होता है ना कि मैराथन मीटिंग कर लिया आपने, 2 घंटे माथापच्ची हुई, 3 घंटे हुई, फिर आप थक हार कर निकल गए। यहां 8-9 बार इंटरफेस होगा प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ओबामा का। नहीं, पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आप ओबामा के विजिट को लेते हो, मैं तो इसको बहुत एक अहम विजिट मानता हूं। इसका कारण ये है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जब तक फ्रिक्शन रहेगा तब तक वो स्केलिंग जो है ना, जो हम अपनी कंपनी को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, वो हम कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। वहां पे आपकी जो है ना एक कोलैबोरेटिव जो कोलैबोरेशन जो है गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का होना चाहिए। और इसको मेरे हिसाब से ओबामा और मोदी की जो मीटिंग हो रही है उससे उसको एक फिलिप मिलेगा जिससे वो आगे बढ़ पाएंगे। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि इंडिया में आज की तारीख में कोई एंटिटीज, बिजनेस एंटिटीज हैं, कोई 6.3 करोड़ हैं। उनमें से अगर आपको आश्चर्य होगा ये सुन के कि सिर्फ 7,500 कंपनी ऐसे ही हैं जिनका कैपिटल जो है 10 करोड़ से ऊपर है। तो यानी कि स्केलिंग जो हमारे यहाँ है बहुत कम है। आप गूगल या फेसबुक के कहीं आसपास तक नहीं है। आपकी स्केलिंग तभी होगी, और स्केलिंग तभी, जब तक स्केलिंग नहीं होगी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल नहीं बनेंगे, और कंज्यूमर को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अभी शर्मा साहब कह रहे थे, मिस्टर विनोद शर्मा कह रहे थे टोटलाइजेशन की बात। टोटलाइजेशन क्या है? इट इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब आपके हमारे इंडियंस जो हैं वहां पे 3 लाख इंडियंस जो है आज अमेरिका में काम कर रहे हैं। उन्होंने कोई 2 से 3 बिलियन डॉलर जो है वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में दे चुके हैं। वो
उनकी स्कीम ये कहती है कि अगर आप 10 साल तक काम नहीं करेंगे, 40 यानी कि 40 क्वार्टर अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसे ये नहीं मिल सकते हैं। ये आपका पैसा जो कटता है वो टोटल है 15.3%, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि एम्प्लॉय का कटता है 7.65 और एम्प्लॉयर देता है 7.65। जो यूएस का नेशनल जो इंडिया में आता है, तो हमारे यहाँ जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है वो क्या है, प्रोविडेंट फंड है और ईएसआई है, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें क्या होगा कि अगर कोई यूएस नेशनल आके यहाँ पे काम करता है और वो वापस चला जाता है, 58 साल की जब उसकी उम्र हो जाएगी तो वो पैसा उसको मिल जाएगा। इंडियंस जो वहां पे 10 साल काम नहीं करेंगे उसको कतई भी कभी भी पैसे वो नहीं मिलेंगे। ये एक नेगेटिव फैक्टर है जिसको हमें करेक्ट करना है। यूएस अगर सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स कर रहा है, कोई 18 या 19 कंट्रीज या रीजन्स के साथ किए हैं, इंडिया ने भी किए हैं, कुछ कॉमन कंट्रीज भी हैं उसमें। जब कॉमन कंट्रीज हैं तो फिर इंडिया यूएस क्यों नहीं एक सोशल सिक्योरिटी जो टोटलाइजेशन पैक्ट है वो क्यों नहीं कर रहा है? ये एक अहम मुद्दा है। एक और अहम मुद्दा जिस पर राजीव आप आना चाह रहे थे, जो विनोद कह रहे थे बात, मैं सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील की बात कर रहा हूं। हम क्या अमेरिकी हितों या उनकी बातों को मानेंगे, या हमारी बात मान लेगा अमेरिका कि भाई IAEA की गाइडलाइंस हैं, हम उनको फॉलो करेंगे, वहां बात खत्म हो जाती है। देखिए, इस परमाणु ऊर्जा के विषय पर हम थोड़ा सा कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाए हैं। जो अपने जो सिविल न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है, कई तरह की भ्रांतियां समाचार पत्रों में आई, उनके यहां से भी आया। उनसे पूछा जाता कि आपको कहां पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी नजर आ रहा है उस एक्ट में, जरा ये आप थोड़ा बता दें। और अभी जो बात आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रखी, वो महत्वपूर्ण बात रखी आपने उस पर कि ट्रैकिंग का, फ्लैगिंग एंड ट्रैकिंग, जिसमें ये गाइडलाइंस है। ये पिछले 3-4 वर्षों से एक मुहिम चल रखी थी। वहां का जो नॉन प्रोलिफरेशन लॉबी है, वो जो हमने 2008 में जो अम्ब्रेला एग्रीमेंट सेफगार्ड्स के लिए किया था, वो कुछ उससे खुश नहीं थे। और वो कहते थे कि नहीं, भारत जो है, जो सेफगार्ड्स एग्रीमेंट जो सर्वविदित है, वो एक मैकेनिज्म है जिससे कि हम कोई भी वस्तु जब पीसफुल कार्य के लिए लेते हैं, शांति के कार्य के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी हो या कोई और भी कार्य हो, परमाणु ऊर्जा के, उसके लिए न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के अंदर जो 2 लिस्ट है, उसका हम वो इस्तेमाल करेंगे या उसका इंश्योर करती है। और IAEA एक थर्ड पार्टी के रूप में वहां पर रहती है। और उसमें है कि कहां सेफगार्ड्स लगता है, ये लगता है फ्यूल फैब्रिकेशन स्टेज पे, जहां फ्यूल फैब्रिकेशन होता है। अब ये परमाणु प्रसार का जो वहां का गुट है, वो संभव अभी जोड़ डाले हुए है कि भारत को एक ब्लैक कहीं टाइट स्पॉट में ले जाए, जिससे कि इसे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबरशिप नहीं मिल सके। ये बड़ी लंबी पॉलिटिक्स है। और जो ये बात कर रही है कि भारत का जो तत्कालीन अभी का जो सरकार है उसका रिपब्लिकन से होगा, डेमोक्रेट्स हमारे दोस्त नहीं है। ये डेमोक्रेटिक पार्टीज के अंदर के ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इस तरह की बातें घुसाई हैं, और इससे पर हम पर दबाव डाला जा रहा है। चलिए, ये तो इसलिए हम भी डालेंगे, वो भी डालेंगे, दोनों को। लेकिन हमें कसकर इस बात पर अड़ना होगा, चाहे न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट पे भी, कि हम अपने हितों का नहीं करेंगे इस पर समझौता। और अमेरिका 2012 में सेफ्टी की हम बात करेंगे, जिस पर वो कॉम्प्रोमाइज करने को कह रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रखेंगे। हालांकि सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील पर मैं इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। ये मामला जो है कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन हकीकत ये भी है कि 2% से ज्यादा ऊर्जा हमारी न्यूक्लियर एनर्जी से आती है, 2% के करीब।